गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था? डच, है ना। तो डच कंपनी जो है वो कहाँ आई? भारत। कब आई थी? 1595। ठीक है। पहला डच नागरिक जो भारत आया, कार्नेलियन दी हाउटमैन। ठीक है। इसके बाद डच कंपनी ने क्या किया? भारत में संघर्ष किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ और स्थानीय शासकों के साथ और केंद्रीय सत्ता के साथ। ठीक है। इनके साथ क्या करेगा? संघर्ष करेगा। और जब डचों ने संघर्ष किया तो संघर्ष करने से पहले डचों ने जो है वो भारत के अलावा विभिन्न क्षेत्रों पर सत्ता की स्थापना करने के प्रयास किए। जैसे आप देखेंगे कि इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पर, सुमात्रा, जावा, है ना, इन वाले क्षेत्रों पर इनका इंटरेस्ट ज्यादा था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में डचों का इंटरेस्ट क्या था? अधिक। और इन क्षेत्रों पर इन्होंने अपनी सत्ता की क्या की? स्थापना। उसके बाद भारत में प्रवेश, भारत में पुर्तगालियों के साथ संघर्ष और उसके बाद स्थानीय शक्तियों के साथ संघर्ष के बाद डचों ने भी विभिन्न क्षेत्रों पर अपनी व्यापारिक कोठियों की क्या की? स्थापना करी। ठीक है। और आपने ये भी जाना था कि डच की जो फैक्ट्रीज होती है उन फैक्ट्रीज के प्रमुख को क्या कहा जाता है? फैक्टर कहा जाता है। ठीक है। तो डच कब आए? 1595। यानी हम देखेंगे कि लगभग आपके जो 16वीं शताब्दी है ना, इसके अंतिम दशक में आए। ठीक। 16वीं शताब्दी का मतलब होता है 1501 से 1599 तक का टाइम, और अंतिम दशक मतलब 1590 के बाद। ठीक है। तो 1590 यानी आपके अंतिम दशक पर किसका आगमन होता है? डचों का आगमन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों का भारत में आगमन। क्या पढ़ेंगे हम? अंग्रेजों का भारत में। तो अंग्रेजों का जो भारत में आगमन होगा वह भी इसी दशक में होगा। या हम देखेंगे कि 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अंग्रेज भी भारत से तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने के लिए इंटरेस्ट लेने लगेंगे। अब बात यहाँ आती है, ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर अंग्रेज भारत के साथ और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार स्थापित करना ही क्यों चाहते थे? ठीक है। सबसे पहला तो क्या प्रश्न है कि अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करना क्यों चाहते हैं? तो जब आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो हम देखते हैं कि पुर्तगाली 1498 में भारत आए और लगभग 100 सालों की सत्ता उन्होंने भारत में स्थापित करी। भारत में 100 सालों का लंबा जो साम्राज्य विस्तार उन्होंने किया और भारत के साथ जो प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो ये पुर्तगाली लोग भारत से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को लेकर जाते थे। जैसे आप देखते हैं रेशम के कपड़े, मसाले, है ना, पोर्सलिन, एप्स, दवाइयाँ। ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की चीजों से जो लदे हुए इनके जहाज होते थे, ये कहाँ पर जाते थे? यूरोप तक। और यूरोपीय देशों में इन लोग इन वस्तुओं को बेचकर भारी क्या करते थे? मुनाफा कमाते थे। तो इन वस्तुओं के व्यापार के माध्यम से पुर्तगाली लोग जब बहुत अधिक अमीर हो गए, काफी वेल्दियर हो गए और अधिक धन संपदा जब उन्होंने अर्जित की, तो उनके समृद्ध होने के कारण जो अंग्रेज व्यापारी हैं उनके मन में भी ये आया कि क्यों ना हम भी भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ क्या करना शुरू करें? व्यापार करना सके, है ना। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके जहां आप निवास करते हैं तो आपके पड़ोसी के यहाँ अगर कार आती है ना, तो सबसे पहले जलन किसको होती है? दूसरे पड़ोसी को। और उसके मन में क्या प्रश्न उठता है कि अरे आखिर इसके यहाँ कार कैसे आई? आता है ना प्रश्न कि नहीं आता? आता है ना। तो वैसे ये हुआ कि ये यूरोप के देश कैसे हैं? आसपास लगे हुए हैं। हमने यूरोप के मैप पे ये डिस्कस किया था कि आपने जब देखा कि ये आपका कौन सा महाद्वीप है, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका महाद्वीप कौन सा है? आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है। और यूरोप महाद्वीप में आप देखेंगे इस तरीके के यहाँ पर देश हैं। यहाँ आपका कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ठीक है। और भूमध्य सागर के नीचे आप देखेंगे तो क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ जो देश है, जैसे आप यहाँ देखते हैं क्या? पुर्तगाल, फिर क्या है? स्पेन, फिर फ्रांस, फिर बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, है ना, ये सारे। और यहाँ क्या है? आपका ब्रिटेन। तो आप देखते हैं कि ये जो देश है ये सब कैसे हैं? आसपास स्थित है ना। तो जैसे आपका पड़ोसी आपके घर के पास स्थित होता है और उसके यहाँ कार आती है या कोई बहुत अच्छी चीज आती है या वो रिच होता जाता है, तो आपके मन में भी प्रश्न उठता है कि आखिर ये अमीर कैसे बन रहा है? होता है ना। वैसे ही आप देखेंगे कि ये पुर्तगाल है। ये क्या है? पुर्तगाल। और ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। जब ये दोनों क्या होते जा रहे हैं? रिच होते जा रहे हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि यूरोप में
संपूर्ण व्यापार में ये ही दोनों देश, ये जो पूरा यूरोप महाद्वीप है, इस पे ये ही दोनों देश क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और वैश्विक व्यापार में पुर्तगाल तथा स्पेन का एकाधिकार है। ये लोग यहाँ से क्या करते हैं, चीजों को खरीद कर लेकर जाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। तो जब इनके मुनाफे को इन्होंने ध्यान दिया कि यार ये लोग तो बहुत अधिक क्या कर रहे हैं, लाभ अर्जित कर रहे हैं, तो इनके मन में भी विचार आया कि क्यों ना हम भी जो हैं ये आपके भारत और भारत के साथ लगे हुए ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इनके साथ हम भी क्या करें, व्यापार शुरू करें। जब इनके मन में ये आया तो अब इन लोग भी क्या करने लगेंगे, संघर्ष करने लगेंगे कि हम जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसके बीच में संघर्ष होगा, ब्रिटेन के, और किसके बीच में संघर्ष होगा, आपके फ्रांस के, और किसके, आपके डेनमार्क के निवासियों के बीच में, और नीदरलैंड के। ठीक है, तो अब ये लोग लड़ने लगेंगे। किन लोग लड़ने लगेंगे, फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क और आपके नीदरलैंड के निवासी। ठीक है, ये लड़ेंगे कि हम जाएंगे। और आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन आए, आपके पुर्तगाल आए। पुर्तगाल के बाद भारत आने में सक्षम हुए कौन, वो हुए आपके नीदरलैंड के निवासी। कौन हुए, आपके नीदरलैंड के निवासी। ये आपके सक्सेसफुल हो गए। और कौन आ गए, आपके डच आ गए। डच के बाद फिर कौन आने में सक्सेसफुल हुए, ब्रिटिश। कौन सक्सेसफुल हुए, आपके ब्रिटिश। तो ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो हैं वो आपके भारत आने में क्या हो गए, सक्षम हो गए। ये यहाँ पर पहले लड़ाई झगड़ा करे, मैं पहले मैं पहले, और लड़ने के बाद इन लोग जो हैं वो इस वाले क्षेत्र से होकर कहाँ आने वाले हैं, अब भारत आने वाले। ठीक है, तो हमने पुर्तगाल और डच पढ़ लिया है, आज हम ब्रिटिशर्स के आगमन की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात ये कि जब कोई देश जो है वो दूसरे देश की तरफ व्यापार करने के लिए आता है, ठीक है, या व्यापारिक संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं, तो यहाँ अंग्रेज अपने व्यापारिक संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं। तो प्रश्न है कि क्यों, इसका जवाब मैंने आपको दिया, जिसको आपने देखा कि वैश्विक व्यापार में स्पेन और पुर्तगाली देशों का क्या स्थापित हो गया था, एकाधिकार। और वही लोग यूरोप महाद्वीप में उभरती हुई क्या थी, अर्थव्यवस्थाएं थी। इनकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इनकी समृद्धता, इनका वेल्दीनेस, इनके धन संपदा के मालिक होने, इनकी मुनाफा आदि को देखकर जो यूरोप की क्षेत्रीय शक्तियां थी, कौन कौन, इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, इन्होंने आपस में क्या किया, संघर्ष शुरू किया। और इन लोगों ने भी, इनमें भी क्या हो गई, व्यापार करने की कंपटीशन, है ना, ट्रेड कंपटीशन, की हम भी क्या करेंगे, उन देशों के साथ व्यापार करेंगे। और व्यापारिक प्रतिद्वंदिता जब इनके बीच में जागी तो इन्होंने भी निर्णय लिया कि हम भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ क्या करेंगे, व्यापार। तो पहला तो यही बात आई। दूसरी बात ये कि जो आपके पुर्तगाली लोग थे, कौन थे आपके पुर्तगाली, इन्होंने 1498 से लेकर 1600 तक, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये लगभग 100 साल का समय है। इस 100 साल के समय में जो पुर्तगाली हैं उन्होंने भारत में और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो अपना साम्राज्य विस्तार किया था, इस विस्तार के माध्यम से तथा उनके द्वारा यूरोप महाद्वीप में मसाले, रेशम, दवाओं, पोर्सलिन, दवाइयां, मोतियां, इन सब के व्यापार के माध्यम से उनके द्वारा जो आपका लाभ कमाया जा रहा था, इस लाभ या मुनाफे को देखकर अंग्रेज व्यापारियों के मन में भी क्या आ गया, लालच आ गया, और वो भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए क्या हुए, आकर्षित हुए। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि एक और रीजन ये है कि अब ये दोनों भी, कौन, आपके डच और दूसरा आपका अंग्रेज, ये भी भारत में अपना क्या करना चाहते हैं, साम्राज्य, यानी पूर्वी देशों में ये करेंगे, अपना साम्राज्य की स्थापना करना चाहते। और इसी उद्देश्य को लेकर दोनों आएंगे। कौन आएंगे, आपके डच आएंगे, और आपके इसके बाद कौन आएंगे, आपके अंग्रेज आएंगे। तो आप देखेंगे कि जब डच और अंग्रेज जो हैं दोनों ही क्या आते हैं, भारत में आते हैं, तो भारत में आने पर सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल हुआ वो कौन हुए, आपके अंग्रेज हुए। हमने ये जाना कि पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, इसके बाद आपके डेनिश आएंगे और फिर फ्रांसीसी भी आएंगे, पर सबसे ज्यादा सफल अंग्रेज ही क्यों हुए, उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये जो है कि आपके ये लोग जो हैं वो राजनीतिक रूप से अधिक स्वतंत्र और सक्षम थे। ठीक है, हम देखेंगे कि ये जो अंग्रेज कंपनी है, इस पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो काफी कम है। क्यों, क्योंकि ये कंपनी जो आएगी व्यापार करने के लिए वो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में आएगी। किस कंपनी के रूप में आएगी, प्राइवेट कंपनी। तो उस समय आपके ब्रिटेन की जो राजनीतिक सत्ता है, उसका प्रशासनिक हस्तक्षेप या एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंटरफेरेंस है वो काफी कम है। ठीक है, जबकि इसके पहले आई पुर्तगाली और आपके डच,
जो कंपनियां थी ये सरकारी ही कंपनियां थी और उनमें वहां की जो राजनीति या सत्ता का हस्तक्षेप कैसा था, ज्यादा था, जबकि ये कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से कैसी है, स्वतंत्र है। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये जो अंग्रेज लोग हैं इनकी डिप्लोमेसी अर्थात कूटनीति क्या है, बहुत ही शानदार या जबरदस्त रही। ठीक, इन लोगों ने डचों के साथ अपनी कूटनीति का खूब अच्छा उदाहरण दिया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने स्थानीय शासकों को किस तरीके से लाभ दिया, लालच दिया और उनके साथ व्यापारिक समझौते करे और विभिन्न स्थान पर जो है वो अपने आधिपत्य को स्थापित करने में ये क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो स्थानीय व्यापारियों के साथ इनके जो वार्तालाप है या संबंध है ये उसको स्थापित करने में सक्षम रहे। फिर आप देखेंगे कि इनकी सैन्य क्षमता, इनकी क्या थी, सैन्य क्षमता, यानी सैन्य शक्ति के रूप में भी ये काफी एम्पावर्ड या सशक्त थे। ठीक, हम देखेंगे कि अंग्रेज लोग जो हैं वो आपके यूरोप महाद्वीप में जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग है इसके संदर्भ में संतुलन स्थापित कर पाएंगे। यहाँ पर यूरोप में जिन वस्तुओं की मांग होगी उन वस्तुओं को ले जाकर कहाँ पर ले जाएंगे, यूरोप में, और भारत में जिन चीजों की मांग होगी उस चीजों की आपूर्ति कहाँ पर करेंगे, भारत में करेंगे। तो मांग और आपूर्ति इन दोनों में संतुलन बनाने में भी क्या रहे, ये सक्षम हो पाए। और इसके अलावा एक और कारण यह था कि जो ब्रिटेन है या ब्रिटिश क्षेत्र है यहाँ पर आपके कंज्यूमर ओरिएंटेड कल्चर यानी उपभोक्तावादी संस्कृति का अधिक विकसित होना भी एक मुख्य कारण था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत से ले जाए जाने वाले सामान या वस्तुओं का वहां पर अच्छा व्यापार कर पाए। इन सभी कारणों के कारण आप देखेंगे कि यूरोपीय देशों में इतने सारे देश आए लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन हुए, अंग्रेज हुए। और ये लोग जो हैं वो आपके 1600 ईस्वी में आएंगे और 1947 में जाएंगे, यानी 350 सालों का जबरदस्त शासन जो है वो अंग्रेजों ने कहां पर किया, भारत में स्थापित किया। ठीक है, हम देखेंगे कि जब अंग्रेज भारत आएंगे तो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत आएंगे। किसके रूप में आएंगे, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में। इन लोगों को पुर्तगालियों से और स्पेन निवासियों के व्यापार, उद्योग धंधे और उनके व्यापारिक एक अधिकार, मुनाफे आदि से इनके मन में भी लालच आई और यहाँ पर ब्रिटेन में जो लोग थे उन लोगों ने भी प्लान बनाया कि क्यों ना हम भी क्या करें, भारत के साथ व्यापार करें। और जब व्यापार करना होगा तो व्यापार करने के लिए क्या बनाई जाती है, आपकी कंपनी बनाई जाती है। अब ये जब कंपनी का गठन करेंगे तो इस कंपनी का गठन होगा 1599 ईस्वी में। कब होगा आपके, 1599। 1599 ईस्वी में जब ये कंपनी बना लेंगे तो ये कंपनी अपने देश के शासक के पास जाएगी और ब्रिटेन में उस समय जो शासन था वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का था। तो ये एलिजाबेथ प्रथम के पास पहुंचते हैं और उनसे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के संदर्भ में अनुमति मांगते हैं। ठीक है, और जब शासन के द्वारा यह अनुमति दी जाती है तो आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने के उद्देश्य से जब अनुमति दी जाएगी तो उसके लिए कुछ आपके शर्तें होती हैं, कुछ आदेश होते हैं कि आपको ये अधिकार दिए जाएंगे। इन अधिकारों के तहत ही आप किसी विशेष क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये लोग जो हैं वो आपके ब्रिटेन की कहाँ पहुंचेंगे, महारानी के पास पहुंचेंगे। तो ब्रिटेन की महारानी उस समय में कौन है आपकी, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, तो एलिजाबेथ प्रथम जो है इनके पास जो अंग्रेज व्यापारी पहुंचे उन लोगों ने अपनी जो कंपनी बनाई थी उस कंपनी का नाम जो है वो है आपका इस कंपनी का नाम जो है वो आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट फॉर्म में आप क्या जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो इस कंपनी का मूल नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम है, जिसे आप सामान्य तौर पर किस नाम से जानेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इस कंपनी को की स्थापना जो है वो आपके 1599 ईस्वी में हुई, लेकिन इस कंपनी को जो ब्रिटेन की महारानी है उन्होंने अनुमति कब दी, उन्होंने अनुमति दी 1600 में। कब दी, 1600 में। और 1600 में जब उन्होंने अनुमति दी तो इस अनुमति को प्रदान करने के लिए ब्रिटेन की महारानी ने एक शाही फरमान या राजलेख पास किया। इस शाही फरमान को हम रॉयल चार्टर के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर शासन किसका है, महारानी का। और जो रॉयल एम्परर है यदि वो कोई राजलेख जारी करे या कोई आदेश जारी करे तो उसे आप क्या कह सकते हैं, शाही फरमान भी कहते हैं।
तो इसे आप देखेंगे कि इसे किसके नाम से जाना जाता है, चार्टर के नाम से। और इस चार्टर का अर्थ होता है बाध्यकारी आदेश। वे आदेश जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मानना क्या होगा, कंपलसरी होगा। तो हम देखेंगे कि ब्रिटेन की महारानी जो है वो इस शाही फरमान में क्या आदेश करती हैं। वे आदेश करती हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह केप ऑफ गुड होप, क्या है आपका, केप ऑफ गुड होप। तो इस केप ऑफ गुड होप के पूर्वी देशों के साथ, किसके साथ, केप, हाँ, तो आप देखेंगे केप ऑफ गुड होप के पूर्वी देश, तो उन पूर्वी देश में आपका एक क्या है, प्यारा भारत, क्या है आपका, प्यारा भारत। और इसके अलावा आप देखेंगे ये है श्रीलंका, फिर आप देखेंगे म्यांमार, यहाँ लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, और ये है आपका क्या, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, तो ये सारे की सारी देश जो है वो केप ऑफ गुड होप के क्या है, पूर्वी देश है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये है आपके स्टेट ऑफ मैगलन, क्या है आपके, स्टेट ऑफ मैगलन। तो स्टेट ऑफ मैगलन के पश्चिमी देश, स्टेट ऑफ मैगलन के कौन से देश, पश्चिमी। तो ये आपके वेस्टर्न और ये हुए आपके क्या, ईस्टर्न। इन दोनों ही देशों के साथ इनको क्या मिली, व्यापार करने की अनुमति मिली। और ये आदेश किसमें दिया गया, एक शाही फरमान में दिया गया। तो हम देखेंगे कि शाही फरमान में जो ब्रिटेन की सरकार है या संसद है उसने आपके पूर्वी देशों और मैगलन की जल संधि, केप ऑफ गुड होप के पूर्वी देश और मैगलन की जल संधि के पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने की, किसके, व्यापार करने के विशिष्ट विशेषाधिकार किसको दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए। ठीक है, इसके साथ आप देखेंगे कि ये जो विशिष्ट विशेषाधिकार है इसकी प्रारंभ में जो अवधि है वो है 15 वर्ष। जब एलिजाबेथ प्रथम इसे जारी करती हैं तो कितने वर्ष के लिए जारी करती हैं, 15 वर्ष। ठीक है, उन्होंने कब जारी किया, ये 1600 में जारी किया। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि जो ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ हैं, ये आपके ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ है उनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो जाएगी। कौन, कब हो जाएगी, 1603। और 1603 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा आपका जेम्स प्रथम। कौन बनेगा आपका, जेम्स प्रथम। ये जो जेम्स प्रथम है, इन्होंने जो कंपनी का ये चार्टर है, कंपनी का ये जो चार्टर है जो कि कितने वर्ष के लिए था, 15 वर्ष के लिए था, इसे 15 वर्ष की बजाय इन्होंने 1609 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। कितने काल के लिए बढ़ा दिया, अनिश्चित काल के लिए। तो ये जो चार्टर है अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक चाहे तब तक केप ऑफ गुड होप के पूर्वी देश और स्टेट ऑफ मैगलन के पश्चिमी देशों के साथ क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। और ऐसा ही हुआ। ठीक है, हम देखेंगे कि ये कंपनी जो कि भारत में लगभग 1600 के दशक पे, मतलब 1600 के टाइम पर भारत आती है, और ये कंपनी आपके लगातार भारत में कब तक व्यापार कर रही है, आप देखेंगे 1773 तक। कब तक कर रही है, 1773। तो इसे मोटा मोटा अगर आप देखें तो लगभग कितने साल, 175 साल। कितने साल, 175 साल का ये काल जो है वो अनिश्चित है। ठीक है, 175 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ क्या किया, व्यापार किया। परंतु हम आगे चलकर जब देखेंगे कि कंपनी जो है इसे केवल व्यापारिक एक अधिकार प्रदान किए थे, परंतु कंपनी ने भारत में प्रशासनिक क्षेत्रों पर कब्जा किया, युद्ध किए, झगड़े किए, संघर्ष किए, लड़ाइयां की, संधि की, भारतीय राजाओं के जो क्षेत्र थे उन्हें जीत लिया, सहायक संधि प्रथा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की नीतियों को इन्होंने क्या किया, भारत में लागू किया। और ये भारत में राजनीतिक सत्ता के रूप में अपनी शक्ति को स्थापित करने में क्या हो गए, सक्षम हो गए 175 साल में। और युद्ध वगैरह में इनका पैसा जब बहुत अधिक खर्चा हो जाएगा और ये कंपनी जो है वो दिवालियापन की स्थिति में पहुंचेगी, तो अब ये कंपनी जो है वो ब्रिटेन में क्या करेगी, सहायता मांगेगी और बोलेगी कि हम अपने व्यापार को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो चूंकि ब्रिटेन एक संवैधानिक राष्ट्र है और उसके संविधान के अनुसार यह अनुमति नहीं है कि ब्रिटिश कोई कंपनी किसी दूसरे क्षेत्र पर जाकर या विदेशी भूमि में जाकर उसकी भूमि को अधिग्रहित करे, उन्हें शासन करे और उनके प्रशासन को क्या करे, संचालित करे, ऐसी अनुमति नहीं थी। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काम किया था ये असंवैधानिक काम था। और जब आपको चार्टर में जो चीज अनुमति दी गई थी आपने उसके विरुद्ध जाकर काम किया, तो ब्रिटेन की संसद और सम्राट आदि ये कहेंगे कि अब कंपनी पर नियंत्रण करना क्या है, जरूरी है।
तो हम देखेंगे कि ये जो चार्टर जो अनिश्चित काल का था, इसे पुनः एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया जाएगा, मोनोपोली के रूप में दिया जाएगा। आगे आप देखेंगे कि 1773, कब से, 1773 से फिर आगे लंबे समय तक ये हमेशा किस साल के लिए बढ़ाते रहे, 20-20 साल के लिए बढ़ाते रहे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस चार्टर के बारे में क्या मिली, जानकारी मिली, और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और वह क्या करके आई, एकाधिकार लेकर आई। इस एकाधिकार शब्द का मतलब है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है, ब्रिटेन से केवल और केवल यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही आपके केप ऑफ गुड होप के पूर्वी देशों के साथ और स्टेट ऑफ मैगलन के पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करेगी। ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी इन क्षेत्रों में व्यापार करने नहीं जाएगी, ऐसा इस चार्टर में बताया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जानी आपने और उसे क्या क्या चीजें थी। ठीक है, क्या क्या चीजों की अनुमति थी ये जान ली। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि जब किसी कंपनी का गठन किया जाता है तो उस कंपनी को आप जब गठित करते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी उस कंपनी में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, है ना, यानी क्या करेंगे, निवेश, इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई लोग जो है उसमें क्या लगाएंगे, आपके पूंजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आपके पूंजी यानी कैपिटल लगाते हैं। तो जो लोग किसी कंपनी के स्ट्रक्चर में आपके अपने पूंजी, धन आदि का क्या करते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें कहा जाता है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि कंपनी में वो लोग भी होते हैं जो कंपनी की नीतियों का निर्धारण करते हैं कि कंपनी कैसे कार्य करेगी, कहां पर कार्य करेगी, कंपनी का संचालन कैसे होगा, कौन नीतियां बनाएगा, कैसे नीतियों को लागू किया जाएगा, कैसे कंपनी पर नियंत्रण किया जाएगा, आदि चीजों का निर्धारण जो है जो करते हैं उन्हें बोला जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इन्हें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्ट्रक्चर था उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या होती थी 24। कितनी होती थी, 24। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये आपके लंदन में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, लंदन में। और लंदन में रहकर ये आपके ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके लिए क्या बनाते थे, पॉलिसीज बनाते थे। क्या बनाते थे, आपके पॉलिसीज। और इन पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन करने का काम उनका एक प्रतिनिधि करता था जिसे आप क्या कहते हैं, गवर्नर। तो इन नीतियों के क्रियान्वयन को करने वाला जो अधिकारी है वह आपका गवर्नर कहलाता था। और यह गवर्नर जो है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी की पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन करता था। ठीक है, अब ये गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूशन का काम करेगा, परंतु कंपनी जो है वो व्यापार करने के लिए आई है। क्या करने के लिए आई है, व्यापार। तो व्यापार करने के लिए कुछ कुछ अन्य अधिकारियों की भी क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। तो कंपनी के स्ट्रक्चर में जो सबसे लास्ट लेवल है उसमें क्या आते हैं, आपके क्लर्क और अधिकारी आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में सबसे टॉप लेवल पर जो आएंगे वो आएंगे आपके कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। इसके बाद आप देखेंगे आएंगे आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। फिर इसके बाद आएंगे आपके गवर्नर। ये कहाँ रह रहे हैं, ये भारत में रह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर पर जो आएंगे वो आपके क्या आएंगे, क्लर्क और अधिकारी आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था जो भारत में क्या करने आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। यहां तक की बातें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि भारत में अब अंग्रेजों का आगमन होगा। किसका आगमन होगा, अंग्रेजों का। भारत में जब आप अंग्रेजों का आगमन होगा तो आपने देखा था कि ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, आपका यूरोप महाद्वीप का। यहाँ क्या आता है, भूमध्य सागर। और आप देखते हैं यहाँ अरब प्रायद्वीप आता है। क्या आता है, अरब प्रायद्वीप। और यहाँ से आपका क्या आता है, इंडिया आता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि भूमध्य सागर और काला सागर वाले क्षेत्र से भी यूरोपीय लोग आ सकते थे, लेकिन इस वाले क्षेत्र पर किसका कब्जा था, अरब व्यापारियों का कब्जा था। तो कोई आपका यूरोपीय देश जैसे यहाँ ब्रिटेन है, तो यह ब्रिटेन जो है वो अगर इस वाले रास्ते से आएगा तो क्या अरब व्यापारियों से भारत में आने की अनुमति देंगे, नहीं। लेकिन तब भी आप देखेंगे कि ब्रिटेन का एक साहसी व्यक्ति, मतलब ये इसके पास इतना साहस था, इतना करेजियस था कि इसने जो आपका स्टेट ऑफ आपके केप ऑफ गुड होप के नीचे से जाने की बजाय, उस मार्ग का अनुसरण करने की बजाय, ये भाई साहब जो हैं वो आपके मेनलैंड वाले एरिया से आ गए। कहां से आ गए, मेनलैंड वाले एरिया से, मतलब अरब प्रायद्वीप, मध्य एशिया और आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये वाले क्षेत्र से होते हुए कहाँ आ गए, भारत आ गए। तो भारत में आने वाला पहला जो अंग्रेज यात्री है उसका नाम है जॉन मिल्डन हॉल। क्या है आपका, जॉन मिल्डन हॉल।
ये भारत में 1599 ईस्वी में आया और ये आपके भारत में कैसा आया, स्थलीय मार्ग से आया था, ये जलीय मार्ग से नहीं आया था। ठीक है, तो ये जॉन मिल्टन हॉल जो है वो कहाँ पहुंचता है, आपके भारत। तो जब ये हमारे प्यारे भारत देश में पहुंचा तो उस समय में यहाँ पर किसका शासन था, पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, और पुर्तगाली लोग जो है उन्होंने आपके पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र पर अपने क्या किए थे, ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करके रखे थे। अब हुआ ये कि ये जब यहाँ पर आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और उसने क्या किया, यहाँ पर पुर्तगाल में यानी गुजरात के पास जो सूरत वाला क्षेत्र है, इस सूरत वाले क्षेत्र पर स्थानीय जो पुर्तगाली शासक हैं उनसे युद्ध कर लिया। क्या कर लिया, युद्ध कर लिया। और बताओ वो कितनी ही सेना लेकर आया होगा, बहुत ही कम सेना लेकर आया होगा ना। तो उनके साथ युद्ध कर लिया और उसने क्या कर दिया, पुर्तगालियों को यहाँ पराजित कर दिया। तो अब यहाँ पर जो है वो पुर्तगालियों की वैश्विक स्तर पर क्या हुई, बहुत हंसी उड़ी कि अरे देखो भाई 100 साल से शासन कर रहे थे, कितने साल से, 100 साल से। और ये छोटे से सैनिकों को लेकर गया कौन, मिल्टन हॉल, और उसने इतने समय से स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य के लोगों को क्या कर दिया, हरा दिया। तो अंग्रेजों की क्या होने लगी, तारीफ पे तारीफ, क्या हुई, तारीफ, बहुत तारीफ हुई कि अरे वाह इतने से मैं मतलब पराजित करके आ गए। और ये कब आ रहा है, 1599 में। ठीक है, तो भाई इसकी बहुत तारीफ आरीफ हुई और इनको ये समझ में आ गया कि हम जो हैं वो पुर्तगालियों को पराजित करके अपना व्यापार और अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर सकते हैं। इनको ये समझ में आ गया कि पुर्तगाली शक्ति जो है वो हमारे सामने टिकने विकने वाली नहीं, हम तो इनको हरा देंगे। ठीक है, अब ये गया और इसकी बहुत वाहवाही हुई। जब ये वहां गया तो फिर यहाँ के व्यापारी लोग बोलने लगे, किससे, एलिजाबेथ जी से, कि महारानी महारानी अब हमको तो अनुमति दे दो, हम लोग तो बताओ कितना अच्छा काम करके आ गए, हरा दिए। ठीक है, तो फाइनली ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ उनको क्या करती हैं, अनुमति देती हैं। और ये कंपनी जिसको आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानेंगे, ये कंपनी को अनुमति मिल जाती है कि वह पूर्वी देशों के साथ और स्टेट ऑफ मैगलन के पश्चिमी देशों के साथ क्या करेगी, व्यापार करेगी। लेकिन ये व्यापार कैसा मिला था, एकाधिकार में मिला था। किस में मिला था, एकाधिकार। तो एकाधिकार मिला था मतलब केवल और केवल यही कंपनी क्या कर सकती थी, व्यापार। प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए मिला, 15 वर्ष के लिए। ठीक, इसके पश्चात आप देखेंगे 1609 में, कब, 1609 में जब आपके ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम बनेंगे तो वे इसे क्या कर देंगे, अनिश्चित काल के लिए हटा देंगे। लेकिन जब कंपनी ने अपना प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक सत्ता को भारत में स्थापित किया तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने उसे फिर से क्या करना का प्रयास किया, रेगुलेट करने का प्रयास किया। और फिर कंपनी के जो क्रियाकलाप है उस पर नियंत्रण करने के लिए फिर से ये चार्टर जो है वो 20-20 वर्षों के लिए ही उसे प्रदान किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। ठीक, अच्छा, प्रारंभ में जब ये कंपनी आई तो इसमें कितने ट्रेड पार्टनर्स थे, 217। ठीक है, आगे चलकर ये कंपनी क्या हो गई, एक बहुत बड़ी बृहद कंपनी के रूप में कन्वर्ट हुई। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जब इस तरीके से भारत में किसका होता है, अंग्रेजों का आगमन होता है। अब हमको दो चीजें अपने दिमाग पर लेकर चलनी। ठीक है, पहली चीज ये कि ये आपका अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ आपका यूरोप है, यहाँ आपका क्या है, ब्रिटेन। और इस तरीके से आप यहाँ पर देख लें तो ये है आपका इंडिया। ठीक है, तो जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही है, बनी कब, 1599। अनुमति कब मिली, 1600 में। डेट क्या है, 31 दिसंबर 1600। ठीक है, अनुमति मिल गई, अब ये भारत में आएगी। तो उस समय पर भारत में जो यहाँ पर केंद्र पे सत्ता पर बैठा है वो कौन बैठा है, तो आंसर है अकबर। कौन बैठा है आपका, अकबर। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ तो मुगल या केंद्रीय सत्ता पर कौन बैठे हैं, अकबर बैठे हैं। और ब्रिटेन में इनको अनुमति किसने दिया है, एलिजाबेथ प्रथम ने दिया है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समकालीन है, यानी कंटेम्पररी शासक है। जिस समय में ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम है उस समय में यहाँ पर कौन है, अकबर। ठीक है, ये बात क्लियर। तो कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ तो भारत में शासक कौन था, तो आंसर है अकबर। ब्रिटेन में शासक कौन था, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, आगे चलकर आप देखेंगे कि जब आपकी कंपनी आएगी तो 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की क्या हो जाएगी, मृत्यु। और यहाँ पर ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होगा और यहाँ पर नए शासक बनेंगे जिनका नाम है जेम्स प्रथम। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि अकबर की मृत्यु कब हो जाती है आपके, 1505 में। और जब अकबर की मृत्यु हो जाएगी, सॉरी 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो शासक कौन बनेगा, जहांगीर बनेगा।
कौन बनेगा आपका? जहांगीर। जहांगीर के बाद शासक कौन बनता है फिर? शाहजहां। और शाहजहां के बाद शासक कौन बनता है? औरंगजेब। तो आज की क्लास को पढ़ने के लिए ये वाली हायरार्की को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पर आपने देखा कि यही लिखा है कि ब्रिटेन में कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। जब कंपनी की क्या हुई? स्थापना। ठीक है। और उस समय में भारत में मुगल शासक था कौन? अकबर। 1603 में महारानी जी की मृत्यु हो जाएगी और 1605 में अकबर की मृत्यु। सत्ता परिवर्तन दोनों जगह होगा, वहां पर जेम्स प्रथम और यहाँ पर जहांगीर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जब अंग्रेज पहली बार भारत में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करेंगे तो उस समय में भारत का शासक कौन था? अब क्वेश्चन बदल गया। तो हम देखेंगे कि जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की, कहां पर? सूरत में। तो उस समय में ब्रिटेन में शासक जेम्स प्रथम, लेकिन भारत में शासक जहांगीर। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है। चलिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब इन लोग आएंगे, कहां पर आएंगे? भारत। तो अब भारत में जो केंद्रीय सत्ता है उसमें सत्ता पर है आपके मुगल शासक। कौन है आपके? मुगल शासक। और इस केंद्र पर जब मुगल शासक बैठे हैं तो इन मुगलों से क्या करनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच में कोई व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाते हैं तो इसके संदर्भ में पहले बातचीत की जाती है, समझौता होता है, वार्ताएं होती हैं। ठीक है। तो ब्रिटेन के जो शासक हैं वो हैं आपके जेम्स प्रथम। कौन है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने अपना एक डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, अपना एक डेलीगेशन किसके दरबार में भेजा? जहांगीर के दरबार में भेजा। और उस डेलीगेशन को चेयर्ड या प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि कैप्टन हॉकिंस को ही क्यों भेजा? तो कोई ना कोई व्यक्ति, विदेश नीति जब आपकी स्टैब्लिश होती है तो विदेश नीति में किसी भी बात का साकुशल या कूटनीति के संदर्भ में विशेषज्ञ होना चाहिए। तो हॉकिंस को क्यों भेजा? तो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि चूंकि ये लोग क्या हैं? आपके मुगल हैं। ये क्या है? आपके मुगल। और जब मुगल हैं तो इनकी एम्पायर पे इनकी जो राजकीय भाषा है वो क्या है? आपकी फारसी। क्या भाषा है आपकी? फारसी। इसके अलावा यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग होता है? आपकी तुर्की भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। तो ये जो कैप्टन हॉकिंस था ये मल्टी लैंग्विस्टिक था। ठीक है। इसको कई सारी भाषाओं का ज्ञान है। ये आपके अच्छी फारसी भी बोल लेता है, अच्छी तुर्की भी बोल लेता है ना? जैसे आप लोग इंडियन से, आप अगर जो है कहाँ जाए, ब्रिटेन जाए और वहां पर आप एकदम थ्रू आउट इंग्लिश में बात करें तो दे आर इम्प्रेस्ड विथ यू। ठीक है। और वही लोग आकर जो है, जैसे हम गुजरात में रहें और उन लोग हमसे गुजराती में बात करें तो हम सोचे वाह यार कितना अच्छा अंग्रेज है, इसको क्या आती है? गुजराती आती है। ये तो हमारी क्या कर रहा है? भाषा को भी समझ पा रहा है। तो यही हुआ कि जब इस रॉयल एम्पायर पे या इनके राज दरबार पे कौन पहुंचेगा? कैप्टन हॉकिंस। तो एक इंग्लिश मैन जो है वो क्या आ रहा है? भारत में आ रहा है और बात काय में कर रहा है? फारसी में। ठीक है। तो जब वो अपनी बात को रखेगा तो जहांगीर उसकी बात को क्या होगा? आसानी से समझ पाएगा। तो ये जो आपका कैप्टन हॉकिंस है ये आपका फारसी भाषा का क्या था? ज्ञाता था। भारत में कब पहुंचा? 1608। मतलब उसके पहले ही पहुंच गया है, लेकिन हम बेसिकली बात करें कि 1608 में ये पहुंच गया। जहांगीर के राज दरबार में गया और इसने बोला कि हमको जो है वो जेम्स प्रथम जी ने जो भेजा है और हम लोग भी जो है वो भारत के साथ क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। आप हमको भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक कोठियों की यानी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना करने की अनुमति दें। ठीक है। जहांगीर जो है इनके इनसे पहले ही से इम्प्रेस था। किन से? अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि इन लोग पहले ही पुर्तगालियों को क्या कर दिए थे? हरा दिए थे। और जहांगीर के मन में ये बात पहले से थी कि अंग्रेज कोई ना कोई तो हैं जो क्या है? मजबूत है और पुर्तगालियों से हमको क्या कर सकते हैं? निजात दिला सकते हैं। तो जहांगीर ने सोचा अच्छा मौका है, हम किसको दे देते हैं? ब्रिटिशर्स को क्या दे देते हैं? अनुमति दे देते हैं। तो अब जो जहांगीर है वो आपके क्या कर देगा? अनुमति दे देगा। अब लेकिन ये अनुमति जो दी जाएगी वो केवल ब्रिटिशर्स को भारत के पश्चिमी समुद्री तटीय पर और उत्तर भारत के क्षेत्र में ही अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। जबकि जेम्स प्रथम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में बड़ा लालच था, उनको तो संपूर्ण भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की क्या थी? इच्छा थी। ठीक है। तो इसको अनुमति क्या मिली? इसको सिर्फ अनुमति मिली कि ये भारत के केवल पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर ये क्या कर सकते हैं? आपके अपने ट्रेडिंग पोस्ट या व्यापारिक कोठियों को स्थापित कर सकते हैं। अब जब इनको अनुमति मिलेगी और ये कहाँ जाएंगे? सूरत। कहाँ पहुंचेंगे? सूरत, गुजरात के पास।
ताप्ती नदी के पास वाला क्षेत्र। सूरत में ये अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोलने गए तो यहाँ पर पहले से कौन है, पुर्तगाली है। यहाँ से पहले से क्या है, स्थानीय शासक है। इनके बीच में अब क्या होने लगेंगे, संघर्ष। और पुर्तगाली जो है वो अंग्रेजों को ये व्यापारिक कारखाने को स्थापित नहीं करने देंगे। ठीक है, तो 1608 में सूरत में जो कारखाना स्थापित होगा वो एक अस्थायी कारखाना स्थापित होगा। कैसा कारखाना, अस्थायी कारखाना। और ये यहाँ पर लगातार क्या चलेंगे, संघर्ष। और इसके अलावा आप देखेंगे कि 1608 में आया जो ये हॉकिंस है, ये लगातार जहांगीर को बहुत सारी इंपोर्टेड चीजें दे रहा है। इंपोर्टेड चीजें मतलब बड़ी महंगी महंगी वस्तुएं दे रहा है ना, बहुत अच्छी तरीके की वाइन दे रहा है, कहीं कुछ दे रहा है, तो बहुत इंपोर्टेड सामान की उसको क्या लगा देगा, लत, आदत लगा देगा। अब जहांगीर जो है वो विशेष प्रकार की जो आपके वाइन्स वगैरह हैं उनका क्या हो गया, आदी हो गया। और वो जो कहने लगा कि भाई हमको जो है वो अनुमति आप दिए हैं, मतलब अब क्या होगा, जब इन लोगों के संघर्ष होंगे तो जेम्स प्रथम फिर से लेटर लिखेगा और जेम्स प्रथम बोलेगा कि आप जो है हमने आपको भेजा था ये हॉकिंस को, लेकिन आपने क्या नहीं दी, अनुमति तो दी, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं। और आपने अनुमति कहाँ दी है, केवल पश्चिम तटीय क्षेत्र पर, हमको तो पूरे भारत पर क्या चाहिए, अनुमति चाहिए ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करने की। तो जहांगीर ने कहा कि बिल्कुल मिल जाएगी अनुमति, बस आपका जो ये रॉयल लव है और मुझे भेजी जाने वाली जो ये रॉयल फैसिलिटीज है इनको बस आप कैरी ऑन रखना, ठीक है, कंटिन्यू रखिए आप। तो जहांगीर यहाँ से क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है। ठीक है, अब ये जो जहांगीर के साथ ये वाली बात जो एग्री करेगा वो करेगा सर टॉमस रो। कौन करेगा आपका, सर टॉमस रो। तो हम देखते हैं कि इसके बाद आपको टॉमस रो पढ़ना है, परंतु हॉकिंस के बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं। हॉकिंस जो है वो भारत में आपके 1608 में आया और लगातार जो है वो आगरा में जहांगीर के राज दरबार में रहता है। जहांगीर जो है वो हॉकिंस से बहुत अधिक प्रसन्न होता है और उसे 400 का क्या दे देता है, मनसब प्रदान करता है। वह कुछ जागीर यानी जमीन के टुकड़े भी उन्हें क्या कर देता है, प्रदान कर देता है। इसके साथ साथ वह उसे किसकी उपाधि देता है, इंग्लिश खां की उपाधि देता है। ठीक है, तो आपके जो कैप्टन हॉकिंस है इसे इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी, जहांगीर ने दी। ठीक है, क्यों दी थी इंग्लिश खां, अरे भाई इंग्लिश है लेकिन बोलता क्या है, फारसी, तो खां तो बोलेगा ना उसे। ठीक है, तो इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी, जहांगीर ने दी। ठीक है, किसको दी, कैप्टन हॉकिंस को दी। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर। और यही कैप्टन हॉकिंस वो व्यक्ति है जो अंग्रेजों को पहली बार भारत में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना के संदर्भ में अनुमति दिलाने में सक्सेसफुल हो पाया। और 1608 में पहली बार भारत में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की, सूरत में। ठीक है, लेकिन ये अनुमति कैसी थी, रही अल्पकालीन रही, शॉर्ट टर्म के लिए रही। उसके बाद क्या होने लगे, संघर्ष, और पुर्तगाली उसका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। परिणाम स्वरूप ये संघर्ष बढ़ता गया और उसके बाद जेम्स प्रथम ने पुनः एक नया डेलीगेशन भेजा, एक नया प्रतिनिधिमंडल जो है वो भारत आएगा। अब उसको जो है आपके नेतृत्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर थॉमस रो। कौन कर रहे हैं आपके, ये है ना। तो सर थॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में पहुंचे, क्या लेकर पहुंचे, ये पहुंचे हैं जेम्स प्रथम का लेटर। ठीक है, तो ये भाई साहब नहीं आती, इनको नहीं आती तुर्की अरबी फारसी, ये नहीं आती, ये एक सामान्य से व्यक्ति हैं। तो इनका पत्र जो है वहां पर ये ट्रांसलेटर पढ़कर किसको बता रहा है, जहांगीर को पढ़कर बता रहा है कि जेम्स प्रथम जी जो है उन्होंने आपके नाम पर ये लिखकर भेजा है। ठीक है, तो जेम्स प्रथम ने क्या लिखकर भेजा, जेम्स प्रथम ने लिखकर भेजा कि हमको पूरे भारत में व्यापारिक कोठी क्या करने की दो, अनुमति दो, स्थापित करने की आप अनुमति दो। अब ये अनुमति मिलेगी तो हम देखेंगे कि अब जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के दरबार में प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। किसके, कौन नेतृत्व करता था, सर थॉमस रो। और ये कब से कब तक रहे, 1615 से 1618 तक। और फाइनली इन्होंने संपूर्ण साम्राज्य के विभिन्न भाग में, मतलब कंप्लीट जो आपका इंडिया है इसके विभिन्न भागों पर व्यापारिक जो कोठियां हैं इनकी स्थापित करने की अनुमति मांग ली। मतलब सक्सेसफुल कौन रहा, थॉमस रो। हॉकिंस कैसा रहा, अनसक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वो सिर्फ कहां पर मांगा था, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर अनुमति मिल पाई थी। ठीक है, तो इसे क्या मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है। अब बात आती है कि जब व्यापारिक संबंध स्थापित करना है तो किसी वस्तु का आयात होगा और किसी वस्तु का निर्यात होगा। तो ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये भारत से सूती कपड़ा, रेशम का कपड़ा और सॉल्ट पीटर, जिससे क्या बनाया जाता है, गन पाउडर, तो यूरोपीय देशों में इसकी बहुत मांग थी। इसको इन लोग वहां पर क्या करते थे, निर्यात करके लेकर जाते थे भारत से और यूरोपीय देशों में बेचते थे। लेकिन ये यूरोपीय देशों से भारत में क्या लेकर आते थे, पर्शियन घोड़े और कॉफी लेकर आते थे।
ठीक है, तो इसका ये क्या करते थे, व्यापार। तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारत में जिन चीजों का व्यापार किया जाता था, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ एक पृष्ठभूमि जान लेने की आपको जरूरत है कि हमने देखा कि इसके पहले पुर्तगाली और क्या आ चुके हैं, आपके डच आ चुके हैं। और जब आप इसे देखेंगे तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये यहाँ इंडोनेशिया आदि, यहाँ पर आपके श्रीलंका, तो ये लोग जब आए तो यहाँ पर जो शासन है पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर और पूर्वी तटीय क्षेत्र पर किसका है, पुर्तगालियों का है। ठीक है, और डचों का भी है। अच्छा, डच लोग जो हैं उन्होंने सबसे पहले इस वाले क्षेत्र पर, यानी इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और श्रीलंका, इस वाले क्षेत्र पर अपनी क्या की थी, व्यापारिक कोठियां स्थापित करी थी। ठीक है, तो जो अंग्रेज थे इनकी कूटनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये लोग डायरेक्टली भारत में नहीं आए। जब ये 1600 में इनको अनुमति मिली तो ये जो 1601 1602 में पहुंचे, तो 1601 1602 में इन लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर किसके साथ संघर्ष करेंगे, डचों के साथ संघर्ष करेंगे। और डचों के साथ संघर्ष करके यहाँ पर अपना क्या करेंगे, व्यापार स्थापित करेंगे। फिर धीरे धीरे जो है वो इन्होंने क्या करना शुरू किया, भारत की तरफ अपना क्या किया, रुख किया। ठीक है, तो फिर ये भारत की तरफ जब रुख करेंगे तो 1608 में इनको क्या मिलेगी, अनुमति। और 1608 में जब ये पहुंचे तो इनको यहाँ से अनुमति कहाँ मिली, यहाँ पर स्थापित करने की। और यहाँ ऑलरेडी कौन है आपके, पुर्तगाली। कौन है आपके, पुर्तगाली। तो ये है, यहाँ केंद्रीय सत्ता पर कौन है, आपके मुगल हैं। और इसके अलावा इस वाले क्षेत्र में कौन है, आपके डच हैं। कल ही आप लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर किसका कब्जा है, पुर्तगालियों का। उनने सबसे ज्यादा अपनी ट्रेडिंग पोस्ट, और पूर्वी तटीय क्षेत्र पर डचों में, और यहाँ पर जो स्थल वाला भाग है वहां कौन है, मुगल्स है। ठीक है, तो ये पूरे लोग जो हैं यहाँ पर, अब जो अंग्रेज आए हैं उनको संघर्ष करना पड़ेगा। किसके किसके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, तो अंग्रेजों को प्रारंभ में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, डचों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, और केंद्रीय मुगल सत्ता तथा स्थानीय शासकों के साथ उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। आगे आप देखेंगे कि यही संघर्ष करते करते अंग्रेजों ने पुर्तगालियों, डचों को पराजित किया, तथा जो आपके उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं उनको भी पराजित करने के पश्चात ये भारत के इन संपूर्ण क्षेत्रों पर क्या कर पाएंगे, अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर पाएंगे। हम देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में जब उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की तो ये वाला क्षेत्र जो है वो आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो आपका भारत का पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र आपका, पूर्वी क्षेत्र, तो भारत के ईस्टर्न एरिया पर उन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की है, इस एरिया को आप बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी है इसमें आज का वर्तमान वाला बांग्लादेश क्या आता है, वर्तमान वाला बांग्लादेश, आपका पश्चिम बंगाल, और फिर आपका बिहार तथा यहाँ का उड़ीसा का क्षेत्र। ठीक है, और थोड़ा सा असम का क्षेत्र। यानी अगर मैं बताऊं आपको तो आप देखेंगे कि ये जो आपका पूरा एरिया है जिसको मैं ऐसे शेडेड कर रही हूँ, ये पूरा एरिया जो है वो आपकी क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ये काफी बड़ा क्षेत्र है, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एरिया हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी। भारत के किस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। इन्होंने इस क्षेत्र में अपनी क्या की, ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित की। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब ये कहाँ जाएंगे, साउथ इंडिया, कहाँ जाएंगे, साउथ इंडिया, तो दक्षिण भारत वाले क्षेत्र पर इन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की वो आपके जिस एरिया पर कर रहे हैं इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से, मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो आगे चलकर भारत में इन्होंने अपने साम्राज्य की जो स्थापना की, इसके माध्यम से इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी एरिया का विकास किया। पहला जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरा बंगाल प्रेसिडेंसी, और तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो अब हम एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ किसके साथ संघर्ष होगा, पुर्तगालियों के साथ, यहाँ पर मुगलों के साथ और डचों के साथ, मुगलों और डचों के साथ, और यहाँ पर स्थानीय शासकों के साथ। किसके साथ होगा, स्थानीय शासक। क्यों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था। क्या था, विजयनगर साम्राज्य। और इस विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में हुआ। जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया तो यहाँ पर स्थानीय शासक आए। क्या आए, स्थानीय शासक। तो स्थानीय शासकों के साथ ये संघर्ष करेंगे और यहाँ अपने साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में यहाँ के स्थानीय शासकों के साथ। ये जो आपका पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र है, चूंकि आपके यहाँ आगरा में रह रहा है ना, कौन, जहांगीर,
है ना। तो हम देख रहे हैं मुगल एम्पायर का मुख्य केंद्र यहाँ पर अभी आगरा चल रहा है। तो इस दौरान आप देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में आपको मुगलों और उनके सूबेदार आदि तथा डचों से संघर्ष करना पड़ेगा, और इस क्षेत्र में ये किसके साथ करेंगे, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करेंगे। तो अब तीनों संघर्ष को अलग अलग क्रमशः पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप आगे देखेंगे कि पहला संघर्ष जो है वो आपके पुर्तगालियों और किसके बीच में हुआ, अंग्रेजों के बीच। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया वह युद्ध आपके स्वाली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि ये स्वाली कहाँ पर है। तो जो आपका ये जो भारत है, यहाँ पर आपकी कौन सी नदी है, आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी है, ताप्ती। इस ताप्ती नदी के मुहाने वाले क्षेत्र पर यहाँ पर एक जो आपका बंदरगाह क्षेत्र है जिसका नाम है स्वाली। क्या नाम है आपका, स्वाली। इस स्वाली वाले क्षेत्र पर 1611 में यहाँ युद्ध हुआ। और ये युद्ध क्यों हुआ था, 1608 में अनुमति मिली थी ना, काय की, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की। और मैंने कहा कि वो फैक्ट्री कैसी थी, अस्थायी। क्यों, क्योंकि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में क्या हुए, संघर्ष शुरू हुए। और जब यहाँ संघर्ष शुरू हुए तो युद्ध किस स्थान पर हुआ, स्वाली नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ये युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया, कब, 1611 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो नेतृत्व करता था वो था आपका कैप्टन बेस्ट। कौन था, कैप्टन बेस्ट। और एक सहायक के रूप में था आपका कैप्टन मिडिल्टन। इन दोनों ने किसका नेतृत्व किया, अंग्रेजी सेना का। अंग्रेजी सेना का ये नेतृत्व करते हैं। और इसके विरुद्ध कौन है, आपके पुर्तगाली। जब युद्ध हुआ तो अंग्रेज क्या हुए, विजयी। ठीक है, अंग्रेज विजयी हुए। और इस वाले क्षेत्र पर जो आपकी अशांति उत्पन्न हुई, किसके साथ, पुर्तगालियों के साथ, उसका ये समाधान मिला कि अंग्रेज विनर्स हैं यहाँ पर। ठीक है। और ये जो 1608 में सूरत में अस्थायी कारखाना था, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जब पुर्तगालियों और अंग्रेजों में संधि होगी तो संधि का परिणाम ये निकलेगा कि अब यहाँ पर ये जो सूरत का कारखाना है ये 1613 में एक स्थायी कारखाने के रूप में परिणत हो जाएगा। तो सूरत का कारखाना प्रारंभ में अस्थायी और 1613 में स्थायी। यहाँ का जो कालानुक्रम है वो है अंग्रेज और पुर्तगालियों का संघर्ष। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, जब अंग्रेज विजय हुए किसके विरुद्ध, पुर्तगालियों के विरुद्ध, तो आपके जहांगीर क्या होगा, खुश होगा। और उसने आगे चलकर भारत में अंग्रेजों को व्यापारिक कारखानों को स्थापित करने की क्या दी, अनुमति। तो स्वाली का युद्ध किसके बीच में, कब लड़ा गया, कौन था नेतृत्व करता, अंग्रेज। ठीक है। और विजय कौन पाई, प्रभाव क्या पड़ा भाई, उनको पूरे संपूर्ण भारत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना की क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अच्छा, यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी ना उसमें पुर्तगाली और स्पेनिश का जो जहाजी बेड़ा था उसका नाम क्या था, अरमेडा, जिसके बारे में हमने कब कल क्या की थी, चर्चा कर ली थी। अच्छा, ये केवल स्वाली के युद्ध से पूरा पुर्तगाली जीत गए क्या, पुर्तगालियों पर नहीं, बहुत लंबा संघर्ष पुर्तगाली वर्सेस अंग्रेज चला। ठीक है, इतना आसान नहीं था 100 वर्षों के साम्राज्य को अंग्रेजों के द्वारा इतनी जल्दी समाप्त करना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अंग्रेज जो हैं उन्होंने किस तरीके से पुर्तगालियों को समूल समाप्त किया। पहला काम कि ये पुर्तगालियों के जहाज को क्या करते थे, लूटते थे, उनके जहाजों को क्या कर देते थे, नष्ट कर देते थे। पुर्तगालियों को कई बार इन लोग चेतावनी देते रहते थे आक्रमण की, युद्ध की, और कई बार युद्ध और क्या होती थी, आपके संध्या होती रहती। अंग्रेज जो है वो पुर्तगालियों के खिलाफ लगातार लंबे और अच्छे षड्यंत्रों का क्या करने लगे, निर्माण करने लगे। 1602 में इनके साथ क्या हुआ, पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में नौसैनिक युद्ध हुआ, मतलब नेवी वाले साइड पर क्या हुआ, युद्ध। कैसे हुआ ये युद्ध, ये है आपका अफ्रीका, और इनको यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ पर तो आपको पता है ना कि पुर्तगालियों ने अपने फितौरिया बनाए थे। ठीक है, तो फितौरिया में क्या रखते थे, अस्त्र शस्त्र गोला बारूद रखते थे। तो जब ब्रिटिश लोग इस वाले मार्ग से कहाँ पहुंचते थे, भारत, तो यहाँ इनके युद्ध यहाँ होते थे। इस वाले समुद्र क्षेत्र में जो युद्ध होते थे उसे नौसैनिक युद्ध कहेंगे। और यही युद्ध पुर्तगालियों के साथ हुए ना, कब, 1620 ईस्वी में। फाइनली अंग्रेजों ने यहाँ पर भी पुर्तगालियों को क्या किया, पराजित किया। इसके बाद आप देखते हैं कि इन लोगों ने बोला कि यार मोटिव तो एक ही है ना, क्या, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। तुम्हारा भी यही उद्देश्य है, हमारा भी यही उद्देश्य है, तो क्यों हम एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, हमारे व्यापारिक हितों में क्यों इतना टकराव हो रहा है। एक काम करते हैं, अपन संधि कर लेते हैं। ठीक है, तो ये संधि जो होती है उसे आप किस नाम से जानते हैं, मैड्रिक की संधि। और मैड्रिक की संधि के पश्चात अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य में क्या हो गया, ये संघर्ष समाप्त हुआ। ठीक है, तो कुछ स्तर पर तो ये संघर्ष समाप्त हुआ। उसके बाद 1634 में जो सूरत है
है ना। यहाँ पर ये जो सूरत है, इसमें जो अंग्रेज का जो कारखाना है, उनके कारखाने के अध्यक्ष, और यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, गोवा। ठीक है, तो गोवा में स्थित जो आपका पुर्तगाली वायसराय है, इनके बीच में संधि हो गई। और यह संधि सबसे महत्वपूर्ण संधि थी कि अब जो है वो भारत के संदर्भ में जितने भी कमर्शियल इश्यूज हैं, वाणिज्यिक मामले में हैं, उनमें एक दूसरे के हम राइवल्स यानी प्रतिद्वंदी ना होकर हम एक दूसरे के क्या बनेंगे, सहयोगी बनेंगे और हम सहायता करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, पुर्तगाली और अंग्रेज एक दूसरे का क्या देने वाले हैं, साथ। और ये दोनों एक दूसरे के साथ हो गए किसके विरुद्ध, आगे चलकर डचों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, डचों के विरुद्ध। ठीक है, आगे इसी अनुक्रम में आप देखेंगे कि 1654 आया। क्या आया, 1654। अभी तो संधि हुई थी ना, किसके बीच में, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में। सूरत का जो अंग्रेज का आपका अध्यक्ष था व्यापारिक कोटि का, वो, और गोवा के पुर्तगाली वायसराय के बीच में। अब इसके बाद फिर से आप देखेंगे जब ये संधि हो गई तो पुर्तगालियों ने सोचा कि हम जो है वो आपके पूर्व के देशों के साथ किसके अधिपत्य को स्वीकार कर लेते हैं, अब अंग्रेजों के, क्योंकि ये अंग्रेज हमसे क्या है, बहुत अधिक शक्तिशाली। तो फाइनली जो पुर्तगाली हैं उन्होंने 1654 में क्या मान ली, हार। और हार मानकर अंग्रेजों के अधिपत्य को, उनके डोमिनेंस को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप ही लोग पूर्वी देशों के साथ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, और इस संदर्भ में अंग्रेज और आपके पुर्तगालियों के बीच में संधि होती है 1661 को। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 1662 आएगा। क्या आएगा आपका, 1662। तो 1662 में अब पुर्तगाली अंग्रेजों के साथ अपने संबंध अच्छे करने की सोचेंगे। और जब ये अच्छे करने के लिए सोचेंगे तो अब ये नीति अपनाएंगे वैवाहिक संबंधों की। किसकी नीति अपनाएंगे, हाँ, तो जो मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, है ना, इसके माध्यम से इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अंग्रेजों के साथ क्या करें, अब कुछ समझौते और कर लेते। ठीक है, तो पुर्तगाली लोग जो हैं उन्होंने अपनी राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन, उसका विवाह ब्रिटेन के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों का क्या हो गया, विवाह हो गया। किसका किसका विवाह, ब्रिटेन के हाँ, उस समय ब्रिटेन के शासक कौन है, चार्ल्स द्वितीय। कब, 1662 पे। और यहाँ पर पुर्तगाल की जो राजकुमारी यानी उनकी बेटी थी, उसका नाम क्या था, कैथरीन। इन दोनों का क्या हुआ, विवाह। और चूंकि पुर्तगाली जो थे वो भारत में कहाँ पर, मुंबई, मुंबई किस द्वीप पर बसा है, सालसेट द्वीप पर। तो यहाँ पर पुर्तगालियों का अधिपत्य था, तो इन्होंने अंग्रेजों के सामने अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए क्या किया, मुंबई उनको गिफ्ट कर दिया। यानी अपनी बेटी को किस में दे दिया, दहेज में दे दिया। तो इनके पापा जी का था, है ना, इसलिए दे दिया। ठीक है, तो आप सोचे कि ये लोग भारतीय भूमि को गिफ्ट कर रहे हैं भाई, किसको गिफ्ट कर रहे हैं, भारतीय भूमि। तो बंबई को ये क्या करते हैं, दहेज दे देते हैं। अब आप सोचो कि यहाँ पर बैठा है वो कौन, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय। कौन बैठा है, चार्ल्स द्वितीय। ये ब्रिटेन है, ये भारत है, और वो राजकुमारी यहाँ से विवाह होके यहाँ गई है। ठीक है, तो उनका यहाँ मुंबई के सालसट द्वीप पे क्या करना है, अरे एक आध दो दिन आएंगे घूमने उमने के लिए, है ना। लेकिन अब इसको लगा कि ये हमारे लिए उतना कुछ उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने मात्र 10 पौंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया, बंबई किराए पे दे दिया कि आप लोग वहां पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर सकते हैं। ये तो हमें पुर्तगालियों ने काय में दिया है, डाउरी में दिया है। अब आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये चार्ल्स द्वितीय की अनुमति से बंबई में अब क्या करेगी, अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करेगी। और हम ये भी देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र जो है उस समय में मराठा शक्ति से क्या हो रहा था, बार बार मराठों के आक्रमण हो रहे थे। तो सूरत जो था इनका व्यापारिक केंद्र, ये काफी असुरक्षित था। किसके कारण, मराठों के आक्रमण के कारण। तो इनको मौका मिला कि क्यों ना हम सूरत से अपना मुख्यालय कहां पर बसा लें, बॉम्बे में। तो अब ये अपने सूरत का जो मुख्यालय 1608 में स्थापित हुआ था, उसे स्थानांतरित कर लेंगे कहां पर, बंबई में। और जब ये बंबई में अपना स्थापना करेंगे, तो स्थापना करने के बाद इनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट या व्यापारिक कोठियां होती हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सामान्य सा एक कारखाना है। ये बड़े बड़े क्या होते थे, किले होते थे। ठीक है, तो ये किले नुमा संरचना का क्या करते थे, निर्माण करते थे। और वो किलों में होता क्या था, इनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी वहां पर माल रखा जाता था। क्या रखा जाता था, माल। जिन वस्तुओं का इन्हें आयात करना और जिन वस्तुओं का निर्यात करना है, उन वस्तुओं को ये वहां पर स्टोर करके रखते थे। यानी एक प्रकार के ये स्टोरेज हाउसेस थे।
दूसरा, जो ब्रिटिश लोग, ये कंपनी के अधिकारी, क्लर्क और वाइसराय, गवर्नर, ये आपके ये सब हैं, तो इनके फैमिली भी तो होते हैं ना, तो इनकी फैमिली यहाँ पर क्या करती थी, निवास करती थी। ये अस्त्र शस्त्र और शस्त्रागार के रूप में भी इन्हें प्रयोग करते थे। अच्छा, ये किलेबंदी करते थे, यानी फोर्टिफिकेशन करते थे, और किलेबंदी करके अपना जो गोदाम या गोडाउन है, जिसे ट्रेडिंग पोस्ट कह रहे हैं, उसे काफी सुरक्षित करने का भी प्रयास करते थे। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉम्बे वाला क्षेत्र है, उस समय के जो तत्कालीन आपके अंग्रेज अधिकारी था, जिसका नाम है आपके गेराल्ड ओंगियार। क्या है आपका? गेराल्ड ओंगियार। यहाँ पर आपके बॉम्बे को एक डेवलप्ड सिटी के रूप में क्या कर दिया? विकसित कर दिया। जैसे वर्तमान में आज आप स्मार्ट सिटी देख रहे हैं, वैसे ही बॉम्बे को इसने क्या किया? प्लान्ड सिटी के रूप में क्या किया? डेवलप किया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि बॉम्बे का संस्थापक किसे कहा जाता है? गेराल्ड ओंगियार को, जिसने बॉम्बे की एक शहर के रूप में क्या की? स्थापना करी। और ये शहर की स्थापना करने के लिए अभी आप स्मार्ट सिटी देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, मेजर लेवल पर आपको चेंजेस करने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो परिवहन, तो कम्युनिकेशन, फिर आपको गार्डन्स बनाने हैं, वाईफाई, ये सारी चीजें, तो आपको ड्रेनेज पैटर्न, सारी चीजें तय करनी पड़ेगी। तो वैसे ही आप किसी सिटी का जब डेवलपमेंट करते हो तो उसमें टाइम लगता है। तो बॉम्बे शहर का डेवलपमेंट 1669 से 1677 के बीच में हुआ, और इसे शहर के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? गेराल्ड ओंगियार को। तो इसने जब बंबई में इनकी ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित हुई, तो बंबई को क्या कर दिया? एक शहर के रूप में क्या किया? स्थापित किया। इसीलिए इसे बंबई शहर का संस्थापक भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ेंगे। आगे आप देखेंगे कि अब ये जो है पुर्तगाली और अंग्रेज का संघर्ष लगभग समाप्त हो गया है। फाइनली आप देखेंगे कि पुर्तगाली जो है वो भारत में केवल 3 क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए, और वो क्षेत्र जो है वो है आपका गोवा, दमन और दीव। यही बस आपके किसके आधिपत्य में है? पुर्तगालियों। ठीक है, बाकी सब जगह जहां जहां आपके पुर्तगालियों की ट्रेडिंग पोस्ट थी, वहां किसका आधिपत्य हो गया है? अब अंग्रेजों का। तो अब पुर्तगालियों के पास सिर्फ क्या बचा? गोवा, दमन और दीव। ठीक है, और जब भारत की स्वतंत्रता होगी 1947 के बाद, तो लास्ट में आप देखेंगे कि पुर्तगाली तब भी कहां पर रह रहे थे? गोवा में। ठीक है, और सबसे अंत में फिर ये गोवा को क्या करेंगे? हस्तगत, या यहाँ पर अपने अधिपत्य को समाप्त करके फिर भारत को सौंप कर जाएंगे। तो पुर्तगाली आए सबसे पहले थे और गए सबसे बाद में। ठीक है, अंग्रेज और पुर्तगाली संघर्ष के बाद पुर्तगालियों के पास सिर्फ 3 क्षेत्र बचे। क्या? गोवा, दमन और दीव। क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर। अब आप देखेंगे कि चूंकि पुर्तगाली अंग्रेज संघर्ष हो चुका है, तो धीरे धीरे जो अंग्रेज है वो अपनी क्या करेंगे? व्यापारिक कंपनियां स्थापित करेंगे या ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करेंगे। तो उन लोगों ने सूरत में स्थापित की थी। हाँ, तो सूरत के बाद यहाँ पर क्या है? भड़ौच, यहाँ क्या है? अहमदाबाद, यहाँ है आगरा, और यहाँ है मसूलीपट्टनम। अच्छा, एक बात और, कि 1608 में तो संघर्ष चालू हुआ था, तो सूरत में तो नहीं स्थापित करने दे रहा था। कौन? पुर्तगाली। तो इन्होंने देखा कि क्यों ना हम लोग दक्षिण भारत वाले क्षेत्र चले जाए। कहाँ चले जाए? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में हाल ही समय पे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, और यहाँ पर क्षेत्रीय शासक थे। तो इन्होंने क्षेत्रीय शासकों से क्या करी? अनुमति मांगी, और दक्षिण भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम, जो कि 1611 में आंध्र प्रदेश में स्थापित कर दी गई। आंध्र प्रदेश में स्थल का नाम क्या है? मसूलीपट्टनम। और फिर वो लोग यहाँ पर क्या करते रहे? आगे संघर्ष करते रहे। तो उत्तर भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई पहली व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत, जो स्थायी तौर पर 1613 में कन्वर्ट होगी। जबकि दक्षिण भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई पहली कोठी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1611 में। यहां तक की बातें क्लियर है? इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने पुर्तगाली साम्राज्य का और पुर्तगाली प्रभाव का क्या कर दिया? अंत कर दिया, और संपूर्ण पश्चिमी तटीय यूरोपीय जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र था, यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, और बॉम्बे रियासत या बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखेंगे हम कि अब जो संघर्ष होगा वो किसके बीच में होगा? दक्षिण भारत वाले क्षेत्र। हम देख रहे हैं कि भारत के इस वाले क्षेत्र में तो इन्होंने अपना स्थापित कर लिया। अब अंग्रेज कहां बढ़ने वाले हैं? दक्षिण भारत। और मैंने बताया कि दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? 1565 में। जब यहाँ पतन हुआ तो यहाँ पर कौन से शासक आए? स्थानीय शासक। और स्थानीय शासकों का यहाँ पर क्या हुआ? शासन स्थापित हुआ। आपको मैंने पहले ही बताया कि अंग्रेज बहुत अच्छे डिप्लोमेसी वाले, कूटनीति इनकी बड़ी अच्छी है। इन्होंने इन स्थानीय शासकों को काफी लालच दिया। क्या दिया? लालच दिया। ठीक है, इन्होंने चुंगी देने या चुंगी कर के संदर्भ में क्या करे? समझौते कर लिए।
और इन्होंने इनको काफी अधिक लालच देकर, इनको प्रभावित करके इन स्थानीय शासकों से दक्षिण भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापारिक पोस्ट को स्थापित करने की क्या मांग ली? अनुमति मांग ली। ठीक है, और ऐसी अनुमति पहली बार दक्षिण भारत के एक स्थानीय शासक ने जब उन्हें दी, तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में कहा स्थापित की? मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद उन्होंने वहीं पर जो आपका मद्रास क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? मद्रास। इस मद्रास क्षेत्र पर जो एक स्थानीय शासक था, उससे मद्रास को क्या कर लिया? पट्टे पर ले लिया। तो मद्रास क्या है आपका? बंदरगाह क्षेत्र है। क्या आपका? बंदरगाह। और बंदरगाह से आपके जहाज में सामान लादा जाएगा और आयात निर्यात किया जाएगा। तो इस मद्रास वाले क्षेत्र का जो शासक है, उसने केवल अंग्रेजों को इस शर्त पर मद्रास को पट्टे पर दे दिया कि आपको जो चुंगी आएगी उसका आधा आप मुझे देंगे। ठीक है, किस पर दे दिया? आपके चुंगी जो आएगी उसका आप चुंगी कर का आधा पैसा आप क्या देंगे? मुझे देंगे। दूसरी बात कि इसके साथ साथ उसने अंग्रेजों को यहाँ पर जो मद्रास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अपने ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करने की, उसकी फोर्टिफिकेशन करने की, वहां से प्रशासन चलाने की, और यहाँ पर उनके टकसाल की स्थापना की भी क्या दे दी? अनुमति दे दी। टकसाल क्या होती है? जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, जिसे आप मिंट भी कहते हैं। तो अब अंग्रेजों को मद्रास वाले क्षेत्र पर क्या क्या अनुमति मिली? पहला तो उन लोगों को यहाँ पर किलाबंदी करने की अनुमति मिली। दूसरा, यहाँ वो प्रशासन चला सकते हैं। यहाँ पर उनको क्या मिलेगी? सिक्कों को ढालने की अनुमति दी गई। और इस प्रकार जब उन्होंने मद्रास वाले क्षेत्र में अपना जो किला बनाया, यानी अपनी जो फैक्ट्री बनाई, उसका फोर्टिफिकेशन किया, और फोर्टिफिकेशन करने के बाद जो बहुत बड़ा किला बना, उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और एक बात और कि जब उनको बॉम्बे मिला था ना, क्या मिला था? बॉम्बे। तो बॉम्बे में इन्होंने बनाया था आपका फोर्ट कैसल। क्या बनाया था आपका? हाँ, तो बॉम्बे में जो इनकी फैक्ट्री थी, सबसे बड़ी व्यापारिक कोठी, उसका नाम था फोर्ट कैसल। और जो मद्रास है, यहाँ पर क्या बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्लियर है? तो इस प्रकार से अब अंग्रेज कहाँ पर स्थापित हो गए? दक्षिण भारत में। तो आपने दो जगह देख लिया, एक तो पश्चिमी समुद्री तटीय क्षेत्र पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला एरिया, और जो आपका दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी वाला एरिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अब अंग्रेजों का किसके साथ संघर्ष देखना है? डचों के साथ, क्योंकि डच जो है वो आपके पूर्वी समुद्री तटीय वाले क्षेत्र सीमा पर हैं। और डच कहाँ पर थे? इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में भी हैं। तो यहाँ पर भी अंग्रेजों के क्या होने वाले हैं? संघर्ष। सबसे पहला संघर्ष अंग्रेज और डचों का 1601-2 वाली ईस्वी में कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। और जहां पर अंग्रेजों ने क्या किया? डचों को पराजित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज जो हैं वो डचों पर क्या हुए? विजित हुए। इसके बाद युद्ध जो है 1654 में शुरू हुआ। अंग्रेज और डचों के मध्य संघर्ष कब से शुरू हुआ? 1654 से, और कब तक चला? 1667 तक। इसको हम बोल सकते हैं 17वीं शताब्दी के मध्य में। कब बोल सकते हैं हम? 17वीं शताब्दी के मध्य, जो कि आपके 1701 से कब तक होती है? 1799। तो भाई 1750 जो है वो मध्य है। ठीक है, तो इसी मध्य में, सॉरी 1601 से 1699, इसके बीच का टाइम क्या है आपका? 1650। तो ये जो 1650 वाला जो टाइम है, इस टाइम पर क्या होंगे? इनके साथ युद्ध होंगे। और आप देखेंगे कि ये 1650 से 1670 लगभग कितने साल युद्ध चला? 20 साल। किसके किसके बीच में? अंग्रेज और डच के बीच में। और 20 साल के संघर्ष में अंग्रेज डचों पर भारी हुए और उन्होंने उन पर क्या कर ली? जीत हासिल कर ली। ठीक है, और जो इंडोनेशियाई द्वीप थे, अब इनके बीच में क्या होने लगा कि फिर लड़ाई वड़ाई हुई। तो बोले यार एक काम करो, संधि कर लो। ठीक है, तो संधि जो होगी वो युद्ध के पश्चात होगी। किसके बाद होगी? युद्ध के पश्चात। तो अंग्रेज और डचों के बीच में जो मुख्य युद्ध हुआ है, इसे बेदरा या बंगाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बेदरा। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका भारत है, यहाँ पर जो बंगाल वाला एरिया है, यहाँ एक प्लेस है जिसका नाम क्या है? बेदरा। इसे बेदरा या बंगाल के युद्ध के नाम से जानते हैं। बेदरा या बंगाल का युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में हुआ। किसके बीच में हुआ? अंग्रेज और डचों के मध्य में हुआ। जिसमें जीते कौन? अंग्रेज। हारे कौन? डच। और जब डच पराजित होंगे तो डचों की सत्ता भारत से क्या होगी? समाप्त। समाप्त करने के लिए संधि होगी। क्या होगी आपके? संधि। और इस संधि पर तय हुआ ये कि भारत में अंग्रेज रहेंगे और इंडोनेशिया में डच। क्या तय हुआ? भारत में अंग्रेज रहेंगे और इंडोनेशिया में कौन रहेगा? डच। ना तुम हमारे क्षेत्र में आना, ना हम तुम्हारे क्षेत्र में आएंगे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने डचों की शक्ति का क्या कर दिया? समापन। ठीक है, पहले आपने पुर्तगालों का देखा, फिर दक्षिण भारतीय शासकों के मद्रास वाले क्षेत्र में देखा, अब आपने क्या देखा? डच। तो डचों के साथ किस युद्ध से समाप्त हुआ?
बेदरा के युद्ध से। कब हुआ था? 1759 में। पराजित डच। परिणाम क्या हुआ? भारत में अंग्रेजी नौसेना की क्या हुई? सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हुई और डचों को भारतीय क्षेत्र के व्यापार से अंग्रेजों ने अलग कर दिया। बोले कि आप कहाँ रहोगे? सिर्फ इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में। इसीलिए डच जो थे, जिनकी पसंद ही क्या थी? दक्षिण पूर्व एशिया थी, वो आए भी उस पसंद से थे और रह भी उसी पसंद में गए। ठीक है, आगे बढ़े। तो इस प्रकार से डचों का संघर्ष समाप्त। अब बारी आती है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में, कहां वाले क्षेत्र पे? पूर्वी। तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र तो हो गया, कौन सा वाला एरिया आपका? बंगाल प्रेसिडेंसी वाला। अब बात आएगी ये पूर्वी क्षेत्र, और पूर्वी क्षेत्र में कौन सी प्रेसिडेंसी है आपके? बंगाल। तो ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, तो उस समय का जो बंगाल था उसमें बिहार, उड़ीसा और वर्तमान का बांग्लादेश तथा असम, असम का कुछ भाग, ये सारे क्षेत्रों को अगर आप मिला दें तो उसे बंगाल के नाम से जाना जाता था। ये इतना बड़ा क्षेत्र था कि अंग्रेजों को इस वाले क्षेत्र में अपने शासन को स्थापित करने की बड़ी ललक लगी हुई थी कि कब कब हमें क्या मिल जाए? बंगाल में अनुमति मिल जाए। ठीक है, बंगाल में प्रशासन स्थापित करना है तो अनुमति लेनी पड़ेगी केंद्रीय मुगल सत्ता से, क्योंकि उन्होंने अपने उस क्षेत्र को कई सूबों में बांट रखा था और सूबों में क्या नियुक्त किए जाते थे? आपके सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। अब प्रश्न आया कि यहां शुरू होगी कहानी किसकी? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की पूर्वी भारत में राज्य विस्तार का प्रारंभ। सबसे पहले अंग्रेजों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। कहां की? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद 1651 में इन्होंने बंगाल के हुगली नगर में स्थापित की। तो ये हुगली कहाँ है? बंगाल में। उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आप देखेंगे बिहार के पटना में। ठीक है, बालासोर कहाँ पर है? उड़ीसा। ढाका बांग्लादेश वाले से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और उड़ीसा, इनके विभिन्न क्षेत्रों पर जो अंग्रेज उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की क्या की? स्थापना की। लेकिन इनका मन था कि यहाँ पर प्रशासन संभाल लें। क्या संभाल लें? प्रशासन। यानी अपनी राजनीतिक क्या करना चाह रहे थे? स्थापना करना चाह रहे थे। और जब इन्होंने अपनी राजनीतिक स्थापना करने की सोची तो इन्होंने, अंग्रेजों ने हुगली पर क्या किया? आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? हुगली पर। तो उस समय में जो तत्कालीन शासक था मुगल सत्ता में, वो था औरंगजेब। कौन था आपका? औरंगजेब। तो अब औरंगजेब वर्सेस आपके कौन? अंग्रेज। इनके बीच में क्या होगा? संघर्ष होगा। ठीक है, और औरंगजेब ने अंग्रेजी सेना को क्या कर दिया? परास्त। ठीक है, ये लोग हार गए यहाँ पर। कहां पर? गंगा घाटी वाले क्षेत्र में। यहां से गंगा नदी जाती है, तो ये गंगा घाटी वाला क्षेत्र है। यहाँ जब संघर्ष होगा तो कौन हारे? अंग्रेज हारे, और अंग्रेजों को खदेड़ दिया औरंगजेब ने। खदेड़ा तो ये भागे 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 एक ऐसे द्वीप पर जा पहुंचे जहां पर बहुत अधिक आपके संक्रमणकारी बीमारियां फैली हुई थी, कंटीजियस डिसीजेस फैली हुई थी। तो अंग्रेज जब वहां पर अपनी जान बचाकर भागे तो और बीमारियों से क्या हो गए? ग्रस्त हो गए। ग्रस्त हो गए तो फिर औरंगजेब के पास पहुंचे, सर 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 प्लीज प्लीज, है ना। इनकी नीति यही थी कि यार विनम्रता पूर्वक फिर से क्या करें? मांग लें। इनको समझ में आ गया था कि मुगलों के आगे हमारी चलने वाली नहीं। तो ये पुनः किसके पास गए? औरंगजेब के पास जाएंगे। ठीक है, तो 2 मिनट रुकिए। आप देखेंगे कि जब औरंगजेब के साथ इनका क्या होगा? संघर्ष। तो ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष में आप देखेंगे कि इन अंग्रेज ने किस पर आक्रमण किया? हुगली पर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हुगली, अंग्रेजों ने हुगली पर क्या किया था? आक्रमण। और यहां से फिर क्या हुआ? आपके युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात जो है, इन्होंने कहां पर आक्रमण किया? बालासोर उड़ीसा के मुगल किले पर हमला किया। तो अब जब बालासोर उड़ीसा पर भी आक्रमण हुआ मुगल किले पर, तो औरंगजेब ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। अंग्रेज भागे और इनको एक द्वीप पर क्या लेनी पड़ी? शरण लेनी पड़ी। ठीक है, औरंगजेब ने अब आदेश दिया कि आप लोग जो यहाँ यहाँ है, कहाँ है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। आप दक्षिण भारत में हैं और अब आप पूर्व में नाटक कर दिए। ठीक है, तो आप, औरंगजेब ने आदेश दिया यहाँ केंद्रीय सत्ता से कि सब जगह किलेबंदी कर दो। यानी अंग्रेजों को सभी जगह घेर लिया गया औरंगजेब के आदेश से। अब ये जो अंग्रेज हैं ये सोच रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से हम औरंगजेब को क्या करें? कन्विंस करें, क्योंकि हमारी घेराबंदी कर दी गई है। अगर हम औरंगजेब को कन्विंस नहीं कर पाए तो इस स्थिति में हमने जो इतने बड़े बड़े क्षेत्र जीत लिए, हम सब खो बैठेंगे। ठीक है, तो क्या औरंगजेब को मान जाना चाहिए था? तो यहाँ औरंगजेब को मान जाना चाहिए था कि नहीं मान जाना चाहिए, इस पर एक बात। कारण ये था कि मुगल लोग जो थे वो प्राचीन काल से उन्होंने समुद्री शक्ति के विस्तार पर ध्यान ही नहीं दिया था, उन्होंने उसे उपेक्षित रखा था। तो मुगलों को पता था कि अंग्रेज स्थल खंड वाली भूमि पर तो हमसे पीछे हैं, लेकिन नेवी के मामले में अंग्रेज हमसे ज्यादा आगे हैं।
अंग्रेज जो थे वो नेवी के मामले में क्या थे, बहुत अधिक शक्तिशाली थे। तो एक बात, पहला कारण ये कि अंग्रेज शक्तिशाली थे किसके मामले में, नेवी के मामले में। और दूसरा कि भारत के जो स्थानीय व्यापारी हैं या मुगल सत्ता जो है वो आपके विदेशों से क्या कर रही है, वस्तुओं का आयात निर्यात कर रही है। ये जो वैश्विक व्यापार चल रहा है इसमें हमें योगदान कौन दे रहा, अंग्रेज ही तो दे रहे हैं। उन्हीं के जहाज है, उन्हीं की नौसैनिक शक्ति, उन्हीं का नौ संवहन संचालन है। तो अगर अगर हमने इनको अगर थोड़ा बहुत इन पर ढील नहीं दी तो हमारे पास हमारी जो मुगल सत्ता में जो राजस्व आ रहा है उसमें बहुत अधिक क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो औरंगजेब ने दूसरे तरफ सोचा कि राजस्व में क्या आ जाएगी, बहुत अधिक कमी आ जाएगी, तो बहुत कठोरता पूर्वक हमें इनको डील नहीं करना चाहिए। परिणाम स्वरूप जब अंग्रेज फिर से सर करे तो फिर से औरंगजेब ने इनको क्या कर दिया, माफ कर दिया। और यही सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, औरंगजेब ने क्या कर दिया, यहाँ पर माफ कर दिया। तो जब तक औरंगजेब सत्ता पे रहेगा तब तक तो ये लोग सर करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके उत्तरवर्ती मुगल शासक आएंगे जो कि कमजोर शासक के रूप में आएंगे, तब अंग्रेज पुनः मुगल सत्ता के उत्तरवर्ती शासकों पर भारी होंगे। और आगे आप देखेंगे कि अंग्रेज प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध लड़ेंगे। इन दो युद्धों के माध्यम से अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से बंगाल वाले क्षेत्र पर अपने केंद्रीय प्रशासन की स्थापना करने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो वापस फिर से आते हैं यहाँ पर कि भाई मुगलों के साथ क्या संघर्ष हुआ था। तो ये संघर्ष तो आपने जान लिया। हमने ये जाना कि अंग्रेज जो है वो मुगल शक्ति के सामने क्या हो गए, झुक गए, और कूटनीति के द्वारा फिर से उन्होंने भारतीय शासकों के संरक्षण में यानी औरंगजेब के संरक्षण में व्यापार करना शुरू किया। अच्छा, ये जो युद्ध हुआ था कहाँ पर, पूर्वी क्षेत्र में, हुगली और बालासोर वाले क्षेत्र पे ये जो युद्ध हुआ था, तो इसमें जीता कौन था, अंग्रेज। और जब 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 जो हार जाता उसको क्या देनी पड़ती है, क्षतिपूर्ति, है ना। तो औरंगजेब ने मात्र 1,50,000 रुपए के हर जाने के बदले उनको फिर से उनकी व्यापारिक कोठियां क्या कर दी, वापस कर दी। और जो आपके घेरा डाले गए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और दक्षिण भारतीय वाले क्षेत्र में, उन घेरों को भी उठवा दिया। किसने, औरंगजेब। मात्र किसके बदले में, 1,50,000 रुपए के हर जाने के बदले में। यानी फिर से अंग्रेजों को भारत में क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। लेकिन वो किसके अधीन रहकर करेंगे व्यापार, भारतीय शासकों के संरक्षण में करेंगे। अब औरंगजेब से इन लोगों ने अच्छे अच्छे संबंध स्थापित करे, और संबंध स्थापित करके इस कलकत्ता वाले क्षेत्र में कंपनी ने 1668 ईस्वी में 3 गांव की जमींदारी ली। कितने गांव की, 3। पहला गांव है सूतानाती, दूसरा गांव है कलिकाता, और तीसरा गांव है गोविंदपुरी। ठीक है, अब यहाँ पर इन 3 गांवों की इन्होंने जमींदारी प्राप्त करी। जमींदारी मिली तो जमीन के क्या हो गए, मालिक। और जब जमीन मिलेगी तो यहाँ पर अपनी क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग पोस्ट। और मैंने आपको बताया कि जब ये ट्रेडिंग पोस्ट बनाते हैं तो वास्तव में ये एक छोटी सी कोठी नहीं है, ये तो बड़े बड़े क्या हैं, किले हैं, जिनमें माल भी रखा जाएगा, निवास भी किया जाएगा, अस्त्र शस्त्र सारागार भी होगा, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। लेकिन एक बात कि इन व्यापारिक कोठियों में मशीन नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ स्टोरेज होता है। क्या होता है, स्टोरेज। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र पर इन्होंने क्या करी, इनकी जमींदारी ली और यहाँ पर व्यापारिक कोठी की क्या की, स्थापना की। और जब उस व्यापारिक कोठी की स्थापना की और उसकी किलेबंदी की, क्या करी, किलेबंदी। किलेबंदी करने के बाद जो एक बहुत बड़ी व्यापारिक कोठी की स्थापना इन्होंने की, उसका नाम है फोर्ट विलियम। क्या नाम है आपका, फोर्ट विलियम। तो आपने देखा था ना, 3 क्षेत्रों पर इन्होंने स्थापित किया। बॉम्बे वाले में बॉम्बे कैसल, ठीक है, यहाँ पर फोर्ट विलियम, और यहाँ पर फोर्ट सेंट डेविड। क्लियर है, ठीक है। तो 3 अलग अलग क्षेत्र पर इन्होंने क्या बनाई, बड़ी बड़ी व्यापारिक कोठियां बनाई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो 3 इनको गांव मिले थे, क्या गांव मिले थे, सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुरी। यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की। और यहाँ पर जो आपका अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम है जॉब चार्नोक, कौन है आपका, जॉब चार्नोक, इसने इसी तीनों गांव की जो भूमि थी या लैंड एरिया था, यहाँ पर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट अप्रोच को लागू किया और यहाँ पर एक व्यवस्थित नगर की स्थापना की जिसका नाम कलिकाता था। क्या था, कलिकाता। बाद में इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के कारण उसका नाम क्या रख दिया गया, कोलकाता रख दिया गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कलकत्ता शहर जो है वो आपके बसाया गया, जिसके संस्थापक कौन कहलाते हैं, जॉब चार्नोक कहलाते हैं। जबकि बंबई शहर की स्थापना किसने की थी, गैरोल्ड ओगियार ने की थी। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक, तो इस प्रकार से जो है वो अंग्रेज अब कहां पर शासन करेंगे, अब पूर्वी।
तो संघर्ष तो हुआ, पर संघर्ष की समाप्ति भी हो गई। कितने हर्जाने से? मात्र 1,50,000 रुपए के हर्जाने। अब आपने देखा कि इस प्रकार से जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत के पश्चिमी तटीय समुद्री क्षेत्र पर पुर्तगालियों से, मद्रास प्रेसिडेंसी वाले क्षेत्र पर स्थानीय शासकों से, और पूर्वी क्षेत्र में आपके मुगल, है ना, इनके माध्यम से, और उसके अलावा आपके डचों से, इन संघर्षों के बाद क्या किया, इतने बड़े क्षेत्रफल पर अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। और इस प्रकार से अब व्यापार करने के बाद, व्यापारिक कोठियों की स्थापना के बाद व्यापार को तो आगे बढ़ाएंगे, आगे ये अपने राजनीतिक सत्ता की भी क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। कौन? आपके अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इस प्रकार से भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो व्यापारिक कोठियां थी, ये जो मैंने तीनों क्षेत्र पर आपके बताई, तो इस संघर्ष पे उन्होंने लगभग 23 फैक्ट्रीज स्थापित करी। कितनी? 23। जो आपको 3 फैक्ट्री के नाम बता रहे हैं वो सबसे बड़ी फैक्ट्री हैं, उसके अलावा कई बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज की भी स्थापना की गई। जो 3 सबसे बड़ी किलाबंद कोठरी थी या फैक्ट्रीज थी, वो आपके 3 एरिया में आपने देखी थी। एक आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले क्षेत्र पे, दूसरा आपके मद्रास, और तीसरा बंगाल। बंगाल वाले में फोर्ट विलियम, ठीक है, मद्रास वाले में फोर्ट सेंट जॉर्ज, और बॉम्बे वाले में बॉम्बे कैसल। ठीक है, और एक और बात की, जो व्यापारिक कोठियां थी ये क्या होते थे, किलेनुमा संरचना, जिनको वो किसके रूप में प्रयोग करते थे, गोदाम के रूप में। यहाँ पे वो निवास भी करते थे, रसद और शस्त्रागार के रूप में भी प्रयोग करते थे, और सुरक्षा कर्मियों की भी क्या होती थी, तैनाती होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने कई सारी व्यापारिक कोठियों की क्या की है, आपके स्थापना की। और अब हम जो हैं वो आगे भारत में अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपने राजनीतिक प्रशासन की स्थापना की, कौन कौन से युद्ध लड़े, कैसे स्थानीय शासकों के साथ बंगाल में, अवध में, और आपके मद्रास वाले क्षेत्र में, मैसूर वाले क्षेत्र में, तथा मराठा संघर्ष किस प्रकार से अंग्रेजों का होगा, इनको आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।